अंधेरा। कृपया ध्यान दें। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 26 में एक पुराना मकान खाली पड़ा था। आसपास के लोगों का कहना था कि 5 साल पहले मकान में रहने वाला खुराना परिवार रातों रात अचानक गायब हो गया और फिर कभी कोई उस घर में रहने नहीं आया। लेकिन आज सुबह से ही वहाँ चहल पहल थी। किसी मिश्रा परिवार ने घर खरीद लिया था और मिश्रा जी का बेटा अतुल और उसकी नई नवेली पत्नी कविता वहाँ रहने आने वाले थे। सुबह के वक्त अतुल और कविता घर में पहुँचते हैं। अतुल, घर की साफ सफाई तो बहुत अच्छी से हो गई है। हाँ, देखकर लगता नहीं कि 5 साल से बंद पड़ा है। हाँ, लेकिन इतने दिन से कोई इसे संभालने क्यों नहीं आया? अरे कविता, इस मकान के मालिक का कोई अता पता नहीं, कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। तो फिर आपने घर को किससे खरीदा? मकान मालिक के कोई दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत कम पैसों में बेच रहे थे तो मैंने खरीद लिया। जानती हो ना, दिल्ली में जमीनों के भाव कितने हो गए हैं। हाँ, लेकिन कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। अतुल बाथरूम में नहाने जाता है और कविता किचन में। तभी उसके हाथ से स्पून गिर जाती है। जैसे ही कविता स्पून उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसे किचन की शेल्फ के नीचे किसी की आंखें नजर आती है। कविता चीख कर बाहर की तरफ भाग आती है। अरे कविता, कविता क्या हुआ? अरे तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? क्या हुआ? वहाँ अलमारी के नीचे कोई है। अतुल नीचे झुककर देखता है और घबरा के पीछे हट जाता है। मैंने कहा था ना, कुछ है वहाँ पर। अतुल, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तुम भी ना कविता, वहां कॉकरोच है और कोई भूत नहीं है। एंड आई नो तुम्हें कॉकरोच से कितना डर लगता है। अतुल, मैं सच कह रही हूँ, वहाँ कॉकरोच नहीं बल्कि कुछ और था। किसी की आंखें। मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अतुल कविता की बात नहीं सुनता और रात होने की वजह से कविता को सोने के लिए कहता है। डर की वजह से कविता को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र कमरे की छत पर लगे फैन के पास एक मकड़ी पे जाती है। वो मकड़ी को देखने लगी। देखते ही देखते कविता को एहसास होता है कि मकड़ी का आकार बढ़ता जा रहा है। कविता घबरा कर चीखने की कोशिश करती है, पर तभी वो देखती है कि मकड़ी एक डरावनी शक्ल में बदल गई। अतुल, उठो, वो देखो। क्या हुआ कविता? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? वो देखो अतुल, वो कौन है? एक छोटी सी मकड़ी, और कौन? इस घर में कुछ अजीब है अतुल, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, बेकार में डर रही हो तुम। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर। कविता, आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत देर हो गई है। प्लीज अतुल, कुछ तो खा लो। देखो, मैंने नाश्ता टेबल पर लगा दिया है। प्लीज कविता, तुम फ्रिज में रख दो, मैं निकाल कर खा लूंगा शाम को, ठीक है? ओके, बाय। अतुल ऑफिस चला जाता है और कविता किचन में काम करके जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर एक बुजुर्ग औरत और एक आदमी बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कविता ये देखकर खौफ से भर जाती है। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? अतुल, बचाओ। क्यों डर रही हो बेटा? मैं इस घर का मालिक हूँ, रंजीत खुराना। और मैं इनकी बीवी रमनदीप खुराना। लेकिन आप लोग तो गायब। मेरा मतलब। किसने कहा? अरे हम तो यहीं रहते हैं, इसी घर में। वो देखो, हमारे कपड़े, सारा सामान सब तो है। लेकिन बेटा, जब से तुम आई हो ना, हम बड़े खुश हैं। अकेले पड़ गए थे ना। कविता ने चारों तरफ देखा और वो हैरान रह गई कि घर में खुराना और उसकी बीवी के कपड़े और सामान नजर आ रहा था। कविता घबराहट की वजह से दरवाजे की तरफ बढ़ती है ताकि वहां से बाहर जा सके। तभी एक यंग औरत उसके सामने आ जाती है।
कहाँ जा रही हो? मेरे मम्मी पापा ने कहा ना कि वो अकेले हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? कौन है आप सब? कौन है? जाने दीजिए मुझे। मैं इनकी बेटी हूँ ना, क्या करूँ? मैं तो मरने के बाद इनका ख्याल रख नहीं सकती। अब तुम्हें ही ये काम करना होगा ना। हेल्प, कोई बचाओ मुझे। कविता भागती है और अपने कमरे में जाकर एक कोने में बैठ जाती है। पूरा दिन वो एक जगह बैठी रहती है। शाम को 5 बजे अतुल घर आता है और कविता को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाता है। क्या बात है? अरे तुम यहाँ ऐसे? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? क्या हुआ? वो अतुल खुराना और उसकी बीवी यहाँ इस घर में। कौन खुराना? कविता, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? इस घर के मालिक अतुल वो यही है, इसी घर में। मैंने उन्हें देखा है और उनकी बेटी भी। तभी कविता ने देखा कि बुजुर्ग औरत, आदमी और उनकी बेटी कविता के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। वो देखो अतुल, वो सब यहाँ है, तुम देख रहे हो ना? ओ ये, अरे ये तो मेरे मॉम डैड हैं। इनसे डरने की क्या जरूरत है? चलो अब उठो, डिनर बनाओ सबके लिए। और सुनो, मम्मी पापा को इंसानों का मांस बहुत पसंद है, तो वही पकाना। क्या कहा तुमने? तुम्हारे मम्मी पापा? लेकिन तुम अतुल मिश्रा मेरे पति हो, और ये खुराना, और ये क्या मजाक है? इंसानों का मांस? कौन हो तुम? ओह अच्छा, तुम्हारा पति। तुम उसकी वजह से परेशान हो। रुको। अतुल पीछे पलट कर देखता है और फिर जैसे ही वो कविता की तरफ पलटता है, कविता ने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था और अब वो किसी भेड़िए की तरह नजर आ रहा था। कौन हो तुम? मेरे पति कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? अतुल ने रूम की छत की तरफ इशारा किया। कविता ने देखा कि अतुल का शरीर रूम की छत पे चिपका था। वो मर चुका था। अतुल, अतुल कोई बचाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। जानती हो, ऐसे ही उस रात हम सबको मार के छत पे लटका दिया गया था। क्या गलती थी हमारी और मेरे परिवार की? यही इसी फैन के पीछे हमारी डेड बॉडी छुपा दी गई, फॉल सीलिंग करवा के, ताकि किसी को पता ना चले। हम सब यहाँ कैद हैं। लेकिन तुमने मेरे पति को क्यों मारा? उससे तो मरना ही था, क्योंकि उसके बाप ने, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, इस घर को हड़पने के लिए ये सारा खेल रचाया था। उसकी सजा तो मिलनी ही थी। मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? नहीं, अब तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो। हमारी भूखी तड़पती आत्मा को संतुष्टि करने के लिए एक जिंदा इंसान का इस घर में होना जरूरी है। और अब से ये काम तुम करोगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कभी यहाँ आई भी थी। उसके बाद सेक्टर 26 में एक खबर और फैल गई कि खुराना के मकान में रहने आए अतुल और कविता भी अचानक से गायब हो गए। हॉरर कहानियां थी। कंचन रुदाली पार्ट 2।
आ गई मेरी बेटी अब मेरे पास। ये कहती हुई अब तक रोती छाती पीटती कंचन जोर जोर से हंसने लग जाती है। मुखाग्नि मैं दूंगी, मैं एक रुदाली आज हंसेगी और तुम सब रोओगे। कंचन वहीं पड़ी निशा की लाश के ऊपर से ईंट को हटाती है और निशा की अर्थी को जला देती है। बिना किसी सही रस्म के निशा का शरीर राख में मिल जाता है। प्रेमनाथ और ठकुराइन बेसुध होकर सब कुछ देखकर भी पर अपने दिल और दिमाग पर लगे सदमे के कारण कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। जलती चिता को छोड़ कंचन उठकर हवेली से बाहर चल देती है। बाहर की ओर निकलती रुदाली फिर एक बार पलटती है और ठकुराइन को देखती हुई कहती है, चलती हो ठकुराइन, जल्दी ही लौटूंगी। उसके बाहर कदम रखते ही पूरे गांव में मानो सैलाब उमड़ पड़ता है। बारिश तूफान रुकने का नाम ही नहीं लेते। चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति बन जाती है। इतनी गर्मी के मौसम में ऐसी बारिश, इसकी हर बूंद ऐसी है मानो किसी अपने के गम में फूट फूट कर रो रही हो। हाँ, तुम सही कहती हो रंभा। और ये सब हुआ भी छोटी ठकुराइन की मौत के बाद। क्या कारण हो सकता है इन सब का? अरे हम सब कब तक घरों में छिप कर बैठे रहेंगे हैं? अरे खेत की फसलें बर्बाद हो रही है सो अलग, ठाकुर साहब को ही जवाब देना होगा कि ये सब क्या है। परेशान होकर सभी गांव वाले तूफानी बारिश में ठाकुर साहब के घर पहुंचते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि ठाकुर साहब की हालत बहुत नाजुक है। कंचन, ये सब कुछ उसी का किया धरा है ना, जाने क्या करके गई है। जैसे ही उसने हवेली से जाते वक्त कहा जल्द ही लौटती हूँ, तब से इनकी तबीयत बिगड़ते ऐसी हो गई है। शहर से कोई डॉक्टर भी आने को राजी नहीं हो रहे। अब कंचन के घर जाना ही एक उपाय दिखता है। तभी ठाकुर साहब जोर जोर से चीखने लग जाते हैं, नहीं, मुझे प्रेत लोग नहीं जाना। अरे ठकुराइन, देखना ये तेरी बेटी को क्या हो गया है, मुझे साथ ले जाएगी ऐसा कह रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पर कोई नहीं है। अजी निशा क्यों ले जाएगी आपको? ऐसा कुछ नहीं होगा जी। अरे गट्टू, तू भी आ गया। देख रही हो ना ठकुराइन, तुम्हारी बगिया संभालने वाला गट्टू आज तेरी बगिया उजाड़ने आया है। ये तो बहुत बुरा संकेत है ठकुराइन। ठाकुर साहब को सब मरे हुए लोग दिख रहे हैं। अरे जिस दिन हमारी निशा मरी थी उसी रात गट्टू भी मरा था। मरे हुए पति को छोड़ फिर भी कंचन ठाकुर साहब की बेटी को रोने आ गई। अजीब सा नहीं लगा सुनकर? क्या वो रुदाली गट्टू की पत्नी है? ये सब क्यों हो रहा है? इसका जवाब बस वही दे पाएगी। हाँ ठकुराइन, और हमें एक बच्चा होगा, ये सपना भी गट्टू की पत्नी को ही आया था, जबकि हमारे वंश को तो श्राप था, श्राप। तेज बारिश में सभी भीगते भीगते रुदाली की कुटिया के बाहर पहुंचते हैं। तेज बारिश में बाहर औरतें काले कपड़े में अपने बालों को खोले अपने घुटनों पर बैठी जोर जोर से अपना सर घुमा रही थी। आएगा आएगा गया रे गया रे, आएगा आएगा गया रे, ऐसे कुछ अजीबोगरीब गाना गाती हुई जोर जोर से सर घुमाती वो औरतें बहुत डरावनी लग रही थी। हमें अंदर चलना चाहिए। सभी दरवाजा खटखटाते हैं पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। तोड़ दो दरवाजा, हाँ तोड़ दो दरवाजा, दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़कर सभी अंदर आते हैं। सामने का दृश्य ऐसा भयावना कि कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये क्या? हे भगवान, ये कंचन कौन है? इसके घर से तो प्रेत लोग का रास्ता जाता है। कंचन उठकर आगे बढ़ती है और जाते हुए अंगारों को पार करती एक अजीब से चेहरे के राक्षस के पास पहुंचती है, जिसके हाथ में चाबुक था जिससे वो रूहों को सजा देता था। पूरा गांव आ गया है मालिक, अब सबकी बलि ले लो और निशा और मेरे पति को वापस उनके शरीर में भेज दो। दोनों के शरीर को संजो कर रखा है मैंने।
ये निशा बिटिया का शरीर तो सबने जलते हुए देखा है, तो रुदाली के पास शरीर कैसे है? ये क्या राज है? रुदाली गट्टू और निशा के शरीर को सबके सामने रखती है और कहती है, निशा मेरी बेटी थी, मेरी इकलौती बच्ची, जिसे मेरे पति ने ठाकुर साहब को सौंप दिया था, क्योंकि आप कभी मां नहीं बन सकती थी। बोले ठाकुराइन, सच है ना ये? आप लोगों के पैसे के आगे मेरी ममता का गला घोट दिया गया। जिस दिन गट्टू ने मुझे बताया कि मेरी बेटी आपके घर जाने वाली है, मैंने उसी दिन से प्रेत लोक को अपना घर बना लिया था। पर मैं तो मां बनी थी, मेरे शरीर में सभी लक्षण थे, ये कैसे हो सकता है? आपको एक दवाई दी जाती थी जिसके कारण आपका शरीर एक गर्भवती औरत की तरह बदलने लगा, और फिर मैंने आपके गर्भ में डाल दिया प्रेत का अंश, वो अंश जो मेरी बेटी को मुझे वापस पाने में मदद करता। पर तुम्हारे वंशहीन होने के श्राप ने उस गर्भ का नाश कर दिया। निशा तुम्हें सौंप दी गई, उसने मेरी कोख में ही सब तंत्र मंत्र सीख लिए थे, इसलिए उसे वही चीजें अपनी ओर खींचने लगी। अमावस के दिन उसकी वही शक्तियां उस पर हावी हो गई और वो चली गई सब कुछ छोड़कर। पर मैं उसे कैसे जाने देती? उसकी आत्मा को प्रेत लोक से उसके पिता ने बचा लिया और उसकी आत्मा उसके शरीर में आ गई। पर प्रेत सरकार बहुत क्रोधित हुई, इसीलिए आप सबकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने एक पुतले को जलाया, ना कि मेरी बेटी को। अब उसी सरकार की मदद से मैं फिर से अपनी बेटी और पति को पालूंगी और उसके बदले ये पूरा गांव ने सौंप दूंगी। भागो भागो यहाँ से, भागो 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 यहाँ से। हमें भी शरीर दिलवा देना कंचन, इन सब का शरीर तो है ही। हमें भी शरीर दिलवा देना कंचन, इन सब का शरीर तो है ही। आज कितने ही साल बीत गए, गांव अब आत्मा और प्रेतों के नाम से जाना जाता है। इतने मुर्दों में रह गई है जिंदा तो बस कंचन। हॉरर कहानियां टीवी। गाना। आज 20 सालों बाद रमेश अपनी दुल्हन नैना के साथ अपने गांव के अपने पुराने घर आता है। सभी लोग बहुत खुश थे। रूपा भी अपनी बहू का स्वागत करने में लगी थी। पर ये क्या, रूपा जैसे ही अपनी बहू की आरती उतारने जाती है, अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है, घर की लाइट चली जाती है और आरती का थाल का दीपक बुझ जाता है। माँ ये सब क्या हो रहा है? अचानक से ये मौसम कैसे बदल गया? अरे बेटा, ये गांव है, गांव में अक्सर ऐसा ही होता है, किसी भी वक्त मौसम बदल जाता है और कभी भी लाइट चली जाती है। दीपाली बेटा, किचन से मोमबत्तियां तो ले आ। रूपा के कहने पर दीपाली किचन में मोमबत्ती लेने जाती है। लाइट ना होने की वजह से घर में काफी अंधेरा था, इसलिए दीपाली अपने फोन का टॉर्च ऑन करती है और टॉर्च ऑन करते ही उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके सामने से गुजरा हो। मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मैंने अभी यहाँ किसी को देखा? क्या सच में यहाँ कोई था या ये सिर्फ मेरा वहम था? अरे दीपाली बेटा, मिले कि नहीं मोमबत्ती? हाँ माँ, बस अभी लाती हूँ। दीपाली सारी बातों को भूलकर मोमबत्ती जलाती है और जैसे ही मोमबत्ती लेकर वापस बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसके सामने एक 10 साल की छोटी बच्ची खड़ी होती है। उस बच्ची की एक झलक देखते ही दीपाली डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक से लाइट आ जाती है। दीपाली की आवाज सुनकर शंकर और छोटा भाई पवन उसके पास पहुंचते हैं। क्या हुआ दीपावली बेटा? पापा, मैंने किसी को देखा। दीदी यहाँ पर कोई नहीं है, अंधेरे में वहम हुआ होगा आपको। अब चलो
दरवाजे पर भैया भाभी कब से खड़े हैं। दीपाली भी इसे अपना एक वहम समझकर सबके साथ बाहर चली जाती है, जहां वो लोग अपनी भाभी का स्वागत करते हैं। नैना अपने पैरों से कलश को गिराकर थाल में पैर रखती है और घर के अंदर जाती है। सब घर के अंदर चले जाते हैं। भाभी, मैं आपकी ननद नहीं, आपकी छोटी बहन और फ्रेंड की तरह हूँ। इसलिए कभी भी आपको ये लगे कि भैया आपको सता रहे हैं तो आप उनकी शिकायत मुझसे कर देना। भाभी भैया की शिकायत करे या ना करे, पर मुझसे और माँ से तेरी शिकायत जरूर करेगी। सभी आपस में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। नैना भी घूंघट किए अपने बिस्तर पर बैठी थी। वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक अजीब डरावनी आवाज सुनाई देती है और कमरे की खिड़की अपने आप ही खुल जाती है। मुझे इसीलिए गांव पसंद नहीं। गांव में ऐसी ही डरावनी आवाजें आती हैं। मैंने तो सुना है गांव में बहुत सारे भूत भी होते हैं, और इस मौसम को पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ सोने। बाय भाभी, हम कल बात करेंगे। अब सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। नैना अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद रमेश अपने कमरे में आता है और देखता है कि नैना खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की ओर एक टक नजरें लगाकर देख रही थी। क्या हुआ नैना, बाहर क्या देख रही हो? मैं बाहर का मौसम देख रही हूँ रमेश जी। इस मौसम को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई अपना बदला लेने के लिए आया है। तुम क्या बोल रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी रात काफी हो चुकी है, अब हमें भी सो जाना चाहिए। चलो। इतना बोलकर रमेश सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है, पर नैना अब भी खिड़की के पास ही खड़ी होती है। रमेश के सो जाने के बाद नैना अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास के पास बैठकर रोने लगती है, जिसे सुन सास की नींद खुल जाती है। बहू, अरे क्या हुआ बहू? तू इतनी रात को यहाँ मेरे कमरे में बैठकर रो क्यों रही है? मम्मी जी, आपने मुझे क्यों नहीं अपनाया? आपको पता है आपकी वजह से मुझे और मेरे परिवार वालों को गांव वालों के कितने ताने सुनने पड़े। तू मेरी बहू नहीं है? कौन है तू? मम्मी जी, मैं आप ही की बहू हूँ। आपने मुझे अब भी नहीं पहचाना? इतना बोलते ही नैना की आंखें लाल हो जाती हैं। वो जोर जोर से हंसने लगती है। मौसम का रुख बदल जाता है। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप ही खुलने और बंद होने लगते हैं। देखते ही देखते नैना हवा में उड़ने लगती है और वो अपनी आंखों के इशारे से अपनी सास को भी हवा में लटका देती है। तेरी वजह से मुझे और मेरे घर वालों को ताने सुनने पड़े। तूने जो पाप किया है, तुझे उस पाप की सजा मिलेगी और अब तेरी इस गलती की सजा तेरा पूरा परिवार भुगतेगा। इस तरह से नैना बड़ी ही बेरहमी से अपनी सास को मार डालती है और आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब घर वालों को कमरे में रूपा की लाश मिलती है तो उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कल तक माँ बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ रात को कि माँ हम सबको छोड़कर चली गई। सारी गलती मेरी है। बेटे की शादी की खुशी में मैं ही रात को घर वापस नहीं आया और चला गया अपने गांव के दोस्तों से मिलने। अगर रात को मैं अपनी रूपा के साथ होता तो शायद आज वो हमें छोड़कर न जाती। घर में शोक का माहौल पसर गया था, पर नैना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ये बात कहीं ना कहीं पवन को भी समझ में आ रही थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और 1 महीने के अंदर ही अंदर शंकर की भी मौत हो जाती है। पहले माँ छोड़कर चली गई और अब पिताजी। क्या हो गया है हमारे घर को? पता नहीं किसकी नजर लग गई है। भैया, ये घर सही नहीं है। हम जब से इस घर में आए हैं कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है। हमें यहाँ से वापस शहर चले जाना चाहिए। जहाँ रमेश, दीपाली और पवन का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं नैना
अपने कमरे में बैठी आराम से मेकअप कर रही थी। दीदी, दीदी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है कि इन सब के पीछे भाभी का हाथ है। पवन, तू ये सब क्या कह रहा है? तू होश में तो है ना? अगर भैया भाभी ने तेरी ये बकवास बात सुन ली तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? तू भाभी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकता है? दीदी आप खुद ही देख लो ना, हम जब से इस घर में आए हैं सब कुछ बदल गया है। शादी से पहले नैना भाभी ऐसी बिल्कुल नहीं थी, पर अब वो किसी से बात नहीं करती, ज्यादातर अकेले अपने कमरे में ही रहती है। और कभी उनसे बात करो भी तो न जाने कैसी अजीबोगरीब तरह की बातें करने लगती हैं। तू पागल हो गया है? आप समझती क्यों नहीं है दीदी? देखो ना, हमारे घर में मौत का सिलसिला शुरू हो गया है, पर भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अभी भी मेकअप कर रही हैं, आराम से खाना खा रही हैं। और दीदी आपको पता है, जिस रात माँ की मौत हुई थी ना, उस रात मैंने भाभी को माँ के कमरे में जाते हुए देखा था। पवन की बातें सुन अब दीपाली के मन में भी शक पैदा होने लगता है और वो इस बारे में रमेश से बात करती है। रात को सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी कौन हो तुम? और तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों सबकी जान ले रही हो? रमेश जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला मम्मी जी पापा जी की जान क्यों लूंगी? मैंने कब कहा कि तुमने माँ पापा की जान ली? नैना, तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम थोड़ी किसी को मारोगी। नैना, तुम नैना ही हो ना? रमेश की ये बात सुनते ही नैना खाना छोड़कर गुस्से में सबको देखने लगती है। नैना की गुस्से भरी आंख को देखकर तीनों भाई बहन डर जाते हैं। तभी नैना जोर जोर से हंसने लगती है। मैं ही तो हूँ, आपकी पत्नी गौरी। गौरी का नाम सुनते ही रमेश के होश उड़ जाते हैं। आखिर कौन है ये गौरी? क्या है इस घर और घर वालों का राज? हमारे दोनों बच्चे एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, कितने अच्छे दोस्त हैं दोनों। बस बड़े होने के बाद भी इनकी ये दोस्ती बनी रहे तो बच्चे कितने खुश रहेंगे। मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। मैं अपने बेटे रमेश की शादी तेरी बेटी गौरी से करना चाहता हूँ। इस तरह हमारे बच्चे भी हमेशा साथ रहेंगे और हमारी दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाएगी। शंकर की इस बात से उसके दोस्त को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी बेटी की शादी रमेश से करवाने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत जल्द दोनों परिवार मिलकर बचपन में ही रमेश और गौरी की शादी करा देते हैं। अरे शंकर, अपने बच्चों की शादी करवा कर हमने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल तो लिया, पर मैं चाहता हूँ कि अपनी गौरी का गौना 2 साल बाद करूँ ताकि वो थोड़ी समझदार हो जाए। अरे हाँ हाँ दोस्त, बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह समय बीतने लगता है। समय के साथ शंकर का कारोबार तरक्की पकड़ लेता है और 2 साल बाद शंकर अपने पूरे परिवार के साथ शहर में शिफ्ट होने की तैयारी कर लेता है। जब यह खबर उसके दोस्त को पता चलती है तो वो शंकर से बात करने उसके घर जाता है। शंकर, 2 साल पूरे हो चुके हैं और अब तू शहर भी जाने वाला है। मैं सोच रहा था कि तेरे शहर जाने से पहले गौरी का गौना कर दूं ताकि तू अपनी बहू को अपने साथ लेकर जा सके। ये तू कैसी बातें कर रहा है? रिश्तेदारी बराबरी वालों से होती है और वैसे भी अब मेरा बेटा या मेरा परिवार कोई भी इस रिश्ते को नहीं मानता। ये तू कैसी बातें कर रहा है दोस्त? जब हमने अपने बच्चों की शादी करवाई थी तब हम दोनों ही एक बराबर थे। पिछले 2 साल में तेरा कारोबार थोड़ा सा अच्छा क्या चल गया तो पुराने रिश्ते ही तोड़ देगा। देख भाई, ऐसा मत कर। अगर तूने मेरी बेटी को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाया तो कोई भी मेरी बच्ची से शादी नहीं करेगा। अरे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यार देख, वैसे भी बाल विवाह तो कानून मान्यता नहीं देता, फिर मैं कैसे दे दूं? तू अपनी बेटी के बड़े होने पर उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करवा देना। वैसे भी
तब तक ना उसे और ना ही गांव वालों को ये बात याद रहेगी। मेरे बेटे को बख्श दे मेरे भाई। इस तरह से शंकर अपने दोस्त के परिवार और गौरी को गांव वालों के ताने सुनने और जिल्लत से भरी जिंदगी जीने के लिए छोड़ अपने परिवार वालों के साथ शहर चला जाता है। अरे इनकी गोरी में ही कोई दोष होगा, तभी तो लड़के वालों ने इनकी बेटी को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाया और उसको यहाँ छोड़कर शहर चले गए। अब कौन थामेगा ऐसी लड़की का हाथ? अरे पता नहीं कैसा आदमी है जो गांव वालों के इतने ताने सुनकर भी सर उठाकर गांव में चल रहा है। अरे अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता ना तो मैं तो शर्म के मारे मर ही जाता। हाँ, दिन रात लोगों की नजरों में अपने लिए ग्रहण देख और सबके ताने सुन सुन अब गौरी के पिता हिम्मत हारने लगते हैं और एक रात गौरी के माता पिता खुदकुशी कर लेते हैं। ये सदमा गौरी भी सहन नहीं कर पाती और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तुम्हारे परिवार की वजह से हम लोगों ने अपनी इज्जत और जान गंवाई। इसका बदला तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, वो भी अपनी जान देकर। हंसते हुए अब नैना हवा में उड़ने लगती है। नैना अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। गौरी की आत्मा उसके शरीर पर हावी हो चुकी थी। उसकी आंखें सफेद, पैर उल्टे, चेहरा काला और बाल बिखर गए थे। अब गौरी अपनी शैतानी शक्तियों से घर के हर कोने को अपने काबू में कर लेती है और सीधी दीवार पर जाकर चिपक जाती है। मुझे अपना बदला चाहिए। बदला लूंगी मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। गौरी इतनी तेज चिल्ला रही होती है कि उसकी आवाज से घर के सारे कांच टूट जाते हैं। सामान इधर उधर गिरने लगता है और ये सब देखकर तीनों भाई बहन के होश उड़ जाते हैं। बचाओ, भागो भागो। उन तीनों को अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहां भागता देख गौरी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी दीपाली घर से बाहर निकलने लगती है, जिसे देख गौरी गुस्से में अपनी शक्तियों से तुरंत घर का दरवाजा बंद कर दीपाली को हवा में उड़ा देती है। बाहर भागेगी, मुझसे बचकर भागना चाहती है? कोई नहीं बचेगा, आज तुम सब मरने वाले हो। अचानक घर में भूतिया आवाजें गूंजने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती हैं। सोफा, टेबल, कुर्सी सब हवा में उड़ने लगता है। ये सब देखकर रमेश, दीपाली और पवन की रूह कांप जाती है। घर में ये सब होते हुए और अपनी बहन को हवा में उड़ते हुए देख रमेश और पवन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपनी जान बचाए। इतने में गौरी अपनी आंखें दीपाली की तरफ करती है और अपनी शैतानी शक्तियों से उसका गला दबाने लगती है। भागने का बहुत शौक है ना, अब मैं तुझे इस दुनिया से ही भगा दूंगी। इतना बोलकर गौरी दीपाली को उठाकर फेंक देती है और दीपाली दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। दीपाली के पूरे शरीर में चोट के निशान होते हैं और वो उठ भी नहीं पाती। दोनों भाई भागते हुए अपनी बहन के पास जाते हैं। ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम तीनों को तड़पा कर मारूंगी। अरे अरे पर हमने क्या किया है? हम तीनों भाई बहन तो निर्दोष हैं। गलती तो हमारे माता पिता ने की थी और उन्हें तुम पहले ही मार चुकी हो, फिर हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? पवन के इतना बोलते ही गौरी एक हवा के झोंके की तरह उसके पास आती है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है और रमेश को गुस्से भरी नजरों से देखती है। गलती मेरे परिवार की नहीं थी, पर सबको मरना पड़ा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गौरी पवन को हवा में उछाल देती है, जिस पर कमरे की छत से टकराकर जमीन पर आकर वो गिरता है। उसके सर और शरीर पर जगह जगह चोट लग जाती है और खून बहने लगता है, जिसे देख अब रमेश से चुप नहीं रहा जाता। गौरी, तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी। अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मुझसे लो। मेरे भाई बहन को छोड़ दो। तुम मुझे मार दो। मरना तो सबको पड़ेगा। अरे पर इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है। प्लीज, मैं मानता हूँ कि तुम और तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, पर गौरी मैं प्लीज मेरे भाई बहन को छोड़ दो। उन्हें तो इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उनका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। तुम और तुम्हारा परिवार यही चाहता था ना कि मैं तुम्हें अपना लूं। उस समय मैं बच्चा था।
मेरे पास इतनी समझ नहीं थी, पर आज मैं तुम्हें तुम्हारे इसी रूप में अपनाता हूँ। मेरे साथ जो करना है कर लो, बस मेरे भाई बहन की जान बख्श दो उनकी जान। रमेश की ये बात सुनकर गौरी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई बहन को नहीं मारूंगी, पर तुम्हें मरना होगा और तुम्हारी आत्मा को मेरे साथ शादी करनी होगी। मुझे मंजूर है। अब रमेश गौरी के साथ छत पर जाता है और छत से नीचे कूद जाता है। रमेश के मरते ही गौरी उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है और इस तरह से रमेश खुद मरकर अपने भाई बहन को बचा लेता है। क्या जी, इतने दिनों से आपसे कह रही हूँ कि घर में एक टीवी ले आइए, पर आप है कि सुनते ही नहीं। अरे भाग्यवान, नया टीवी कितना महंगा आता है, तुम्हें पता भी है। मैं कुछ नहीं जानती, नया हो या पुराना, आज शाम तक इस घर में टीवी आ जाना चाहिए। हाँ। रामू टीवी लेने घर से निकल पड़ता है। अरे नया हो या पुराना, टीवी तो टीवी होता है। एक काम करता हूँ, कहीं से पुराना टीवी खरीद लेता हूँ, कम कीमत में मिल जाएगा। चलते चलते उसकी नजर एक कबाड़ी की दुकान पर पड़ती है। क्यों भाई, तुम्हारे पास कोई पुराना टीवी है क्या? कबाड़ी वाला कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ एक टीवी है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। फिर कबाड़ी वाला टीवी का रिमोट दिखाते हुए कहता है, रिमोट के इस लाल बटन को कभी मत दबाना, वरना एक खतरनाक चुड़ैल टीवी से बाहर आ जाएगी। मजाक अच्छा कर लेते हो। चलो मैं टीवी लेके चलता हूँ। उसी रात रामू अपनी पत्नी के साथ टीवी देख रहा होता है कि तभी कबाड़ी वाला कह रहा था कि इस लाल बटन को दबाते ही एक चुड़ैल टीवी से बाहर निकल आएगी। चलो आज इस चुड़ैल को भी देख लेते हैं। रामू के बटन दबाते ही एक डरावनी चुड़ैल टीवी से बाहर निकल आती है। किसने मुझे जगाया? अरे अरे मर गया। अरे अरे ए भाग्यवान, ये तो बहुत डरावनी है। अरे ये आपने क्या कर दिया? अब हमारा क्या होगा? ये चुड़ैल तो हमें खा लेगी। अरे ऐसे कैसे खा लेगी, मैं भी देखता हूँ। अच्छा, तो मुझे बहुत हल्के में ले रहा है, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। चुड़ैल रामू का हाथ पकड़ लेती है। अब तू मेरे साथ टीवी के अंदर चलेगा, मैं अकेली बोर हो गई हूँ। अरे नहीं नहीं चुड़ैल दीदी, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे छोड़ दो। अरे भाग्यवान, तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? मुझे बचाओ। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इस तरह चुड़ैल रामू को अपने साथ टीवी के अंदर ले जाने की कोशिश करती है। अरे कहाँ लिए जा रही है चुड़ैल? छोड़ मुझे। अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। रामू की पत्नी रामू का हाथ पकड़कर खींचने लगती है। अरे चुड़ैल छोड़, मेरे पति को छोड़। तभी शोर शराबा सुनकर बाहर खड़े लोग अंदर आ जाते हैं और रामू का हाथ पकड़कर खींचने लगते हैं। अरे भाइयों, जोर लगाओ, छोड़ना मत। हाँ हाँ। अरे ये क्या, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी जोर लगा लूं, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। अरे क्या कर रहे हो बिरजू भाई? खाना खा के नहीं आए क्या? मुझे बाहर निकालो। अरे जोर लगा तो रहा हूँ,
ये चुड़ैल तो मुझे खा जाएगी। बचाओ बचाओ बचाओ। तभी रामू की पत्नी उसके ऊपर पानी डाल देती है। अरे क्या बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हो? टीवी लेने कब जाओगे जी? रामू अपने आप को देखता है और सब कुछ सपना था समझकर खुश हो जाता है और टीवी लेने बाजार की ओर चल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में एक कबाड़ी की दुकान पर टीवी दिखाई देता है। टीवी ले लो, टीवी बहुत कम दाम में सस्ता टीवी ले लो। उस टीवी को देख रामू को चुड़ैल की याद आ जाती है और वो घबरा जाता है। अरे बाप रे, नहीं नहीं, मुझे मरना है क्या? मैं तो नया टीवी ही लूंगा। मेरा नाम है हरिया, मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। इस खतरनाक जंगल को देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। अगर मैं वक्त पर गांव नहीं पहुंचा तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे। तभी हरिया को एक आवाज सुनाई देती है। सुनिए हरु जी। अरे ये आवाज किसने दी? तभी हरिया को सामने कुछ दूर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। अरे भाई, ये औरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? चलकर पूछना पड़ेगा। फिर हरिया अपनी बैलगाड़ी उस औरत के सामने लाकर रोक देता है और उससे पूछता है। अरे सुनिए, आप इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तभी वो औरत मीठी आवाज में कहती है। अरे हरु जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वैसे तो यहाँ से काफी लोग गुजर चुके हैं, लेकिन मैं खास आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो क्या है ना, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। हाँ हाँ हरु जी, मैं सच कह रही हूँ। अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, कौन सी बड़ी बात है, अभी छोड़ देता हूँ। आप मेरे पीछे बैलगाड़ी में बैठ जाइए और मुझे रास्ता बताते चलिए। फिर वो औरत हरिया की बैलगाड़ी में बैठ जाती है और हरिया बैलगाड़ी हाँकता हुआ आगे चल पड़ता है। फिर उस औरत के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते हरिया बैलगाड़ी लेकर एक काली गुफा के आगे आकर रुक जाता है। हरिया उस औरत से पूछता है। हाँ देवी जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो एक गुफा के अलावा और कुछ नहीं है। तभी अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है। देखते ही देखते उसका सुंदर रूप एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है और वो जोर जोर से हंसती है। अरे तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। तू तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल है। हे भगवान बचा ले, ये तो बड़ी डरावनी दिखाई दे रही है। और फिर अगले ही पल हरिया की बैलगाड़ी में रखा सारा सामान हवा में उड़ता हुआ उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उस गुफा के अंदर जाकर कहीं गायब हो जाती है। हरिया ये नजारा देख बुरी तरह घबरा और परेशान हो जाता है। अरे ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो गई। अब क्या होगा? अगर मैं गांव खाली हाथ गया तो मालिक मेरी अच्छी खबर लेंगे। मेरी इस बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर आखिर वही हुआ। हरिया के मालिक चंपक सेठ को हरिया की किसी भी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। चंपक सेठ को लगा हरिया झूठ बोल रहा है और उसने ही लालच में आकर सारा सामान हड़प कर लिया है। फिर हरिया को बेईमान समझकर चंपक सेठ उसे काम से निकाल देता है। अगले दिन अपनी दुकान में परेशान बैठा चंपक सेठ गुस्से में बड़बड़ाता है। अरे दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा।
फिर वो अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर चला जाता है। शहर से सामान लेकर जब चंपक सेठ वापस गांव लौट रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। चंपक जी, ओ चंपक जी। अरे ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। फिर उस रास्ते में वही औरत खड़ी दिखाई देती है। फिर क्या था, हरिया की तरह चंपक सेठ भी उस औरत के पास अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता है और वो भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के मुंह जाल में फंस जाता है। फिर चुड़ैल उसे भी अपनी गुफा तक ले जाती है और उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती है। बेचारा चंपक सेठ लाचार होकर खाली हाथ गांव लौट आता है। फिर ये उस जंगल में रोज की बात हो जाती है। जो कोई भी शहर से कुछ लेकर गांव की तरफ लौटता, वो चुड़ैल उसे बेवकूफ बनाकर उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती। एक दिन हरिया एक लकड़हारे को उसी जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। फिर हरिया उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरी बात मानो, आगे जंगल में मत जाओ, वहाँ एक बड़ी भयानक चुड़ैल रहती है। लकड़हारा हरिया की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, अरे भाई, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाने दो भाई। शाम तक लकड़ियाँ काट कर शहर के बाजार में बेचना है। तुम अपनी ये कहानी किसी फुर्सत में बैठे इंसान को सुनाओ, मैं तो चला। इतना कहकर लकड़हारा वहाँ से आगे जंगल की तरफ चला जाता है। फिर अगले दिन गांव के मुखिया के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा लकड़हारा कहता है, अरे मुखिया जी, अब आप ही हमें बचाइए उस जंगल वाली चुड़ैल से। हमारा सारा काम तो शहर से ही होता है। अरे मुखिया जी, उस चुड़ैल की वजह से तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी भीड़ में खड़ा वीरा कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, कल से वो चुड़ैल किसी को नहीं लूट पाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तभी चंपक सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तेरा नाम वीरा है तो क्या हुआ? तूने अभी उस चुड़ैल को देखा नहीं है? जाकर अपना काम कर, बड़ा आया। तब मुखिया जी कहते हैं, नहीं चंपक सेठ, मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी की बातों से सहमत हो जाते हैं और वीरा शाम को एक बैलगाड़ी में कुछ सामान लादकर उस जंगल की ओर चल देता है। वीरा, ओ वीरा, कहाँ जा रहा है? तभी वीरा मुड़ के देखता है, वही चुड़ैल एक औरत के रूप में खड़ी है। अरे बहन जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है। तू ही अकेला गांव में समझदार है। जरा देखो, मैं भी खोल के, बड़े भूख लगी है। जैसे ही चुड़ैल उस सामान पर से कपड़ा हटाती है, एक भगवान शिव की तेज रोशनी उसके अंदर मूर्ति से निकलती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर जलने लगती है। अरे मैं जल रही हूँ, बचाओ! बचाओ! ओम नमः शिवाय, मर गई मैं! देखते ही देखते वो चुड़ैल राख के साथ उड़ जाती है और सभी गांव वाले भी वहां जाते हैं। शिक्षा बुराई पे सदा अच्छाई की ही जीत होती है। खूनी कुआं। सीमा गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव आई थी। सीमा नानी के घर पहुंचने के बाद अपनी नानी के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तभी उसकी नानी उससे कहती है, इतनी बड़ी हो गई मेरी सीमा, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। भूख लगी होगी ना? हाँ नानी, भूख तो लग रही है मुझे, आपके हाथ के बने हुए पीले दाल और चावल खाने की।
कितना टाइम हो गया है मुझे आपके हाथ का बना हुआ दाल चावल खाए हुए। तू तो नौकरी में व्यस्त थी, तो तुझे कहाँ से टाइम मिलेगा अपनी नानी के लिए। और जब इतने टाइम बाद आई है तो ज्यादा टाइम के लिए रुक कर जाएगी तू। हाँ हाँ नानी, इस बार पूरे 2 महीने के लिए आई हूँ। सीमा की नानी अंदर जाकर उसके लिए खाना बनाने लगती है। सीमा कमरे में अकेली होती है, तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो कभी खिड़की से बाहर झांकती है तो कभी दरवाजे से बाहर झांकती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर रो कौन रहा है। तभी नानी खाना लेकर आ जाती है। वो अपनी नानी से कहती है, नानी, कोई औरत रो रही है क्या? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे यहाँ किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, कहीं ये वही तो नहीं? बोलो ना नानी। अरे कोई नहीं रो रहा, ये तेरे मन का वहम है। और तू ना अब खाना खा ले, ज्यादा यहाँ वहाँ की बातों में ध्यान मत दिया कर। जल्दी से खाना खा और फिर मेरे साथ आ जा मेरे कमरे में। दोनों बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। ऐसे ही अगले दिन सीमा अपनी नानी के साथ गांव के बाजार जा रही होती है। उसी रास्ते में फिर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वो अपनी नानी से कहती है, अरे नानी, क्या सच में तुम्हें अभी भी किसी औरत की रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? मुझे किसी औरत की बहुत बुरी तरीके से रोने और चीखने की आवाजें आ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ नानी, आखिर ये कौन है? मुझे लगता है कि सीमा को शहर भेज देना चाहिए, यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं। नानी बोलो ना, आप चुप क्यों हो जाती हो? सीमा, तू घर चल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। नानी सीमा को घर ले आती है और सीमा से कहती है, सीमा, कल सुबह तू शहर वापस चली जाएगी। अरे अचानक? आखिर क्या बात है नानी? आप मुझे ऐसे जाने को क्यों कह रही हो? मैं बस जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दे। तू कल सुबह यहाँ से चली जाएगी, और ये बात मैं कोई मजाक में नहीं बोल रही। तू कल जाएगी तो मतलब जाएगी। अरे नानी, चली जाऊंगी मैं, ठीक है, पर आखिर बात क्या है ये तो बता दो। मम्मी से कोई बात हुई है या फिर मुझसे कोई गलती हुई है जो तुम मुझे अचानक से जाने के लिए बोल रही हो? देख सीमा, रात बहुत हो चुकी है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। चल, अब चल के मेरे साथ सो जा। सुबह की बस पकड़कर तुझे शहर भी तो जाना है। सीमा को अपनी नानी का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ही अजीब लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी नानी उसे अचानक से गांव छोड़कर जाने के लिए क्यों कह रही है। ये सारी बातें सोचते सोचते सीमा की आंख लग जाती है और वो अपनी नानी के साथ सो जाती है। ऐसी ही आधी रात को सीमा को फिर से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस औरत की आवाज सुनकर बार बार करवटें बदल रही होती है और तभी उसे सपने में भी एक अजीब सी औरत की परछाई दिखाई देती है जो इतना चीख चीख कर रो रही होती है कि सीमा डरकर उठ जाती है। वो पूरे पसीने पसीने हो रही होती है। वो अपने आसपास देखती है तो घर में बिल्कुल शांति का माहौल होता है। सीमा घबरा जाती है। वो अपनी नानी को जगाने की कोशिश करती है मगर उसकी नानी नहीं जगती। सीमा को फिर से उस औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। आखिरकार सीमा अपने आप को रोक नहीं पाती और वो घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। आखिर ये माजरा क्या है? आज तो मैं पता करके रहूंगी। अब आवाज का पीछा करते हुए सीमा आधी रात को गांव के चौपाल के पास बने कुएं के पास पहुंच जाती है, जहां कुएं की चारों ओर बेड़ियां लगी होती हैं। उन बेड़ियों में लगे हुए ताले के साथ एक लाल रंग का कपड़ा और माता रानी का कलावा बंधा होता है। उस कुएं में से सीमा को किसी के रोने की आवाज आती है। सीमा परेशान हो जाती है। इस कुएं में कौन है? कौन है यहाँ? सुनो, कौन है? कौन रो रहा है? वो चिल्ला चिल्ला कर पूछती है और साथ ही लोगों को जगाने की कोशिश करती है मगर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती।
अब सीमा खुद उस कुएं के पास की बेड़ियों और तालों को खोलने की कोशिश करती है और किसी तरह कुछ देर की मशक्कत के बाद सीमा उसको खोल भी देती है। और जैसे ही वो कुआं खोलकर उसके अंदर झांकती है, सीमा उस कुएं में गिर जाती है। इतने में उसकी नानी की नींद भी खुल जाती है और सीमा को पास ना देखकर नानी परेशान हो जाती है। नानी घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसकी नानी और सभी लोग उस खूनी कुएं के पास जाते हैं और सीमा की नानी कुएं के पास खड़ी होती है। सभी गांव वालों और सीमा की नानी को सीमा के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मेरी बच्ची, हम आ गए, हम तुझे बचा लेंगे। नानी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ इंसान की कटी हुई मुंडिया, हाथ, पैर और कंकाल है और खून भी है। नानी, मुझे डर लग रहा है। आप सब मेरी मदद कीजिए, नहीं तो ये खूनी कुआं मेरी बच्ची को भी खा जाएगा। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस खूनी कुएं को खोला किसने। सालों पहले इसको इतनी मुश्किलों के बाद तांत्रिक बाबा ने बंद किया था। अरे पूरा गांव खूनी कुएं के बारे में अच्छे से जानता है, तो कोई भी जानबूझकर तो ऐसा करेगा नहीं। मतलब किसी ने अनजाने में इसे खोल दिया है भैया। सीमा को इस बारे में मालूम नहीं था और जब से वो यहाँ आई थी तभी से उसे किसी औरत के रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कहीं सीमा ने ही तो उसे नहीं खोला। अगर ऐसा है तो फिर सीमा का बचना बहुत मुश्किल है। वहीं कुएं के अंदर सीमा रोते हुए बैठी होती है कि उसे आवाज सुनाई देती है जो कुएं के बाहर खड़े गांव वालों में से किसी को सुनाई नहीं देता। आज सालों के बाद मुझे ताजा खून मिलेगा। तेरा खून पीकर आज मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। कौन है? मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो तुझे मरने के बाद पता चल ही जाएगा। जितने में गांव वाले और सीमा की नानी कुछ सोच पाते, उतने में उन्हें सीमा के चिल्लाने की आवाज आती है और अगले ही पल सब शांत हो जाता है। क्या हुआ? सीमा, मेरी बेटी। माफ करना बहन, लेकिन अब सीमा वापस नहीं आएगी। हमें एक बार फिर से कुएं को बंद करना होगा। गांव वाले तभी तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं। एक बार फिर अपनी शक्ति से तांत्रिक बाबा उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और वहां एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ आना मना है।